करेंगे भाई। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, इस होप फ्रेजल प्रीपोजिशन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हाँ, तो भैया देखो ये कुछ वर्ड्स हैं जो सभी एंड हो रहे हैं टू से, और ऐसा लगता है टू के बाद वो की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आती है वैसे, है ना। बट इन वर्ड्स के साथ हम लोग जेरेंट फॉर्म का ही यूज किया करते हैं। क्या यूज करा करते हैं बच्चे? जेरेंट फॉर्म का यूज किया करते हैं। कोई डाउट हो तो भाई बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर कोई डाउट है तो। ज्यूरिक था, एच लगाना भूल गए थे, लास्ट क्लास में बताया था, लगा लो। आज इतना गंभीर अपडेट नजर आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, एक बार मैं भी खोल के देख लेता हूं एप्लीकेशन, इतना गंभीर क्या हो गया? मोबाइल में देखने में हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। सर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस बुक ले ले। जी हाँ बच्चे, प्रीवियस बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लो आप, है ना, सब बढ़िया है। चलो इसको हटाते हैं, इस वाले पेज को। मैंने आपसे कहा था कि एक ये वाला सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है हमें। अब देखो कुछ बच्चे ना ये बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं है ना, नाउन कैसे हो पा रहा है? तो देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान समझेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ना, इसको हम लोग तीन अलग अलग तरह से सेंटेंसेस में यूज किया करते हैं। इसका तीन अलग अलग फंक्शन होता है, वो देखना तीनों ही फंक्शन क्या है। तीन अलग अलग फंक्शंस क्या है भैया, वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीन तरह से सेंटेंसेस में यूज की जाती है, ठीक है। वो तीन तरह से क्या है, आइए समझते हैं। एक तो ये वर्ब के तौर पर यूज की जाती है जी। दूसरा, ये सेंटेंस में नाउन का भी काम कर लेता है ये आईएनजी वाला एक्सप्रेशन, और सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का भी काम कर लिया करता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीन तरह से सेंटेंसेस में काम किया करती है, एज अ वर्ब, एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसको याद रखना है बहुत अच्छे से बच्चे, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैंने कहा कि यहीं पर मुझे लगा कि यहीं पर डिस्कस कर लेना चाहिए। अब वर्ब के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या रहता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है मेरे भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन के तौर पर इसका क्या नाम होता है? कल भी हम लोगों ने सीखा था, इसको हम लोग जेरेंट बोल दिया करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जेरेंट बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव के तौर पर, तो अगेन ये पार्टिसिपल का ही काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर, ठीक है भाई। वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म हो गई ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तौर पर हम लोग आईएनजी बोलते हैं। जैसे राहुल इज प्लेइंग, तो प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दे देते हैं। और याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बोलेंगे जब दोस्तों ये बात करेगा किसकी, सेंटेंस में किसको डिनोट करेगा दोस्तों? एक्शन को डिनोट कर देगा। किसको डिनोट करेगा दोस्तों? एक्शन को। जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, एक एक्शन को इंडिकेट कर दे तो वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। हाँ बेटे सीलू, बढ़िया बुक है ना। और अगर मैं बात करूं एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन के तौर पर यूज किया गया है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? एक बच्चे, एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया करता है ना। और आप जानते हैं एडजेक्टिव का तो काम ही क्या होता है? क्वालिटी। कहने का मतलब क्वालिफाई करने का काम करेगा, है ना। अगर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्वालिफाई करने का काम करेगा, तो उसको फिर उस समय हम लोग आईएनजी वाले एक्सप्रेशन को एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब का बोलेंगे जब वो एक्शन को इंडिकेट कर देगा। एक्शन को इंडिकेट कर देगा आईएनजी वाला एक्सप्रेशन, तो वर्ब कहलाएगा। प्रोसेस को इंडिकेट कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्वालिफाई कर देगा नाउन को तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है जी। ये आइडेंटिफाई करने में, अब देखो, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, देखो ट्रांसलेशन वाला भी मैं बता दूं, रहा है, रहे हैं, या रही है, या रहा था, रहे थे, रही थी, है ना। इस तरह का जब मीनिंग आएगा आईएनजी वाले एक्सप्रेशन से, तो यकीनन वर्ब का काम करेगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले एक्सप्रेशन से कुछ इस तरह का सेंस आने लगे, ना, ने और नी, जब इस तरह का मीनिंग आए उस शब्द से, जैसे तैरना, दौड़ना, हंसना, खेलना, नहाना, इस तरह का जब मीनिंग वो दे आईएनजी वाला एक्सप्रेशन, तो वो नाउन कहलाएगा। हिंदी से आइडेंटिफाई करने का तरीका, कुछ बच्चे ट्रांसलेशन का भी सहारा लेते हैं, तो उनकी मदद के लिए बता रहा हूं। ता, ते, ती। जब आईएनजी वाला एक्सप्रेशन कुछ ता, ते, ती इस तरह से रिप्रेजेंट हो,
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एडजेक्टिव है। याद रखने का एक तरीका है बच्चे ना, याद रखने का एक तरीका है। आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। एक बार नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से एक बार नोट कर लो भाई, पहले फटाफट से बच्चे नोट कर लेंगे एक बार। आई होप कर लिया होगा। चलिए एक सेंटेंस से हम लोग बात समझते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल इज स्विमिंग। मैंने कहा आई लव स्विमिंग और इट इज अ स्विमिंग पूल। भैया तीनों सेंटेंसेस में आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने स्विमिंग, स्विमिंग और स्विमिंग इस शब्द का जिक्र किया है, ठीक है। राहुल इज स्विमिंग, आई लव स्विमिंग और इट इज अ स्विमिंग पूल। तीनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने स्विमिंग शब्द का यूज किया है, आईएनजी वाला एक्सप्रेशन, स्विम के साथ आईएनजी लगाया है, ठीक है। अब इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं, इन तीनों सेंटेंसेस की, तो तीनों में स्विमिंग ना अलग अलग तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, राहुल इज स्विमिंग, तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि राहुल स्विमिंग कर रहा है। इट मींस ही इज डूइंग समथिंग, एक्शन परफॉर्म किया उसने, तैरने वाला, ठीक है। वो तैर रहा है, ठीक है। इट मींस ये जो स्विमिंग है यहां पर सेंटेंस में किस तरह से काम कर रहा है, एज अ वर्ब, ठीक है। एज अ वर्ब यहां पर इसने काम किया। अगले सेंटेंस में देखते हैं, आई लव स्विमिंग। यहां पर काम तो क्या किया गया, प्यार करने का, तो ये तो वर्ब हो गई। लव यहां पर वर्ब हो गया, है ना। और आई लव व्हाट, है ना, आई लव व्हाट। जब भी कभी एक वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आ जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन ही हुआ करता है। और स्विमिंग एक प्रोसेस है, मुझे वो प्रोसेस पसंद है। आई लव स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। देखो ये भी हेल्प मिल गई, तैरना पसंद है, ना नेनी, ना नेनी मतलब नाउन। तो यहां पर ये जो स्विमिंग है, ये सेंटेंस में क्या काम कर रहा है दोस्तों, एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है। इट इज अ स्विमिंग पूल। अब बहुत ध्यान से देखना है, इस पूल को क्वालिफाई कर रहा है कौन, क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। अगर क्वालिफाई कर दिया तो ये स्विमिंग यहां पर, इसको नाउन, पूल नाउन है, नाउन को भाई उस पूल की विशेषता बताइए ना, किस तरह का पूल है भाई, स्विमिंग का पूल है, ठीक है। तो यहां पर ये किसका काम कर देगा दोस्तों, एडजेक्टिव का। अरे बोल नहीं रहे हो भाई, समझ में आ गई बात। तो राहुल इज अ स्विमिंग, राहुल आई लव स्विमिंग और इट इज अ स्विमिंग पूल, तीनों में आईएनजी वाला एक्सप्रेशन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और अगर हम बात कर रहे हैं, दे आर रनिंग फास्ट, एक सेंटेंस ये हो गया, दे आर रनिंग फास्ट। और इट इज अ रनिंग ट्रैक, इट इज अ रनिंग ट्रैक। तीनों सेंटेंसेस है बच्चे, तीनों में देख लेते हैं एक बार दोबारा से। देखो भाई, तीनों में रन के साथ आईएनजी लगाया गया है। इट मींस अपने आप में क्या हो गया, रन के साथ आईएनजी मींस वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीन तरह से ये रिप्रेजेंट होता है, आइदर वर्ब और एक नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो यहां पर रनिंग को यूज किया गया एज अ सब्जेक्ट। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज क्या है, व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो यहां पर ये रनिंग जो है ये अपने आप में किस चीज का काम कर रहा है बच्चे, नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का। क्यों, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं, ठीक है। दे आर रनिंग फास्ट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले इजएमआर या फिर वॉज वर्ब इस तरह के वर्ब्स लग जाएं तो यकीनन वो अपने आप में किस तरह से काम करता है बच्चे, एक वर्ब के तौर पर काम किया करता है। जब भी कभी आईएनजी वाले एक्सप्रेशन से पहले इजएमआर या फिर वॉज वर्ब आमतौर पर आपको दिखे, है ना, बी की कोई फॉर्म दिख रही है, तो मान लेना कि वो एक वर्ब के तौर पर ही यूज किया गया सेंटेंस में। अब आप यहां देख रहे हैं ट्रैक, ट्रैक क्या है कि नाउन है जी, है ना। और इस नाउन को क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है। अगर क्वालिफाई कोई नाउन को वर्ड करेगा तो वो क्या काम करता है दोस्तों, एडजेक्टिव। क्या काम करता है दोस्तों, एडजेक्टिव का, ठीक है। आई होप अब तो आप देखकर पहचान पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि वॉशिंग क्या है, अब आप कहोगे सर वॉश में आपने आईएनजी लगाया है। ये शब्द तो तीन तरह से काम किया करता है ना, ये शब्द तो तीन तरह से काम किया करता है। वॉश के साथ आईएनजी लगा दिया, या तो ये नाउन हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है, और ये एडजेक्टिव हो सकता है। तो हमें ये पता लगेगा सेंटेंस में इसके यूज होने के बाद, पहले नहीं बता पाएंगे, है ना, पहले नहीं बता पाएंगे दोस्तों। जो वॉशिंग है इस सेंटेंस में तीन तरह से काम कर लेगा, तीनों तरह से काम कर सकता है भाई।
ये वर्ब के तौर पर भी काम कर लेगा, ये नाउन के तौर पर भी काम कर लेगा, और ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम कर लेगा। ये तीनों तरह से काम कर लेगा। देखो वर्ब के तौर पर कैसे, एक सेंटेंस और देख लेते हैं जी। ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़े धो रहा है। नेक्स्ट आता है वॉशिंग इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? धोना जरूरी है, धोने की नीड है। यहां पर मानकर चलिए घर पर आप गए, बहुत दिनों से बंद था वो, अब आपने उसको रेंट पर ले लिया। आप जैसे अंदर गए, आपने उस एजेंट से कहा अरे भाई यहाँ तो धुलाई बहुत जरूरी है, इसको धोना पहले जरूरी है ना, तो वॉशिंग इज रिक्वायर्ड यहाँ पर, तो वॉशिंग इज नाउन हो गया। और इट इज अ वॉशिंग मशीन, इट इज अ वॉशिंग मशीन, है ना। तो यहां पर इस मशीन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। यहां पर व्हाट सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है, यहां पर एक एक्शन को दिखा रहा है। आशा करता हूं अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। भैया फटाफट से बताएं, इतना थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले आप लोग, जल्दी से मुझे बताइए समझ में आई ये बात। पानी बैठ कर पीना है, याद है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग आईएनजी वाले एक्सप्रेशन को देखकर तुरंत चुटकियों में पहचान लोगे कि वो वर्ब के तौर पर है, नाउन के तौर पर है, या एडजेक्टिव के तौर पर है, ठीक है। एक बार से मैं इस वाले सेंटेंस को दोबारा से लिख रहा हूं, मैंने आपको जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी वहीं पर ले जाता हूं मैं, और ये वाला माय टीचर ऑलवेज वाला है ना, ये वाला सेंटेंस में दोबारा से लिख रहा हूं। माय टीचर ऑलवेज objects to me use the calculator in the exam। हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में बच्चे क्या, ऑब्जेक्ट्स टू आ जाए तो इसके बाद याद रखेंगे हमेशा क्या आना चाहिए, आईएनजी एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आईएनजी एक्सप्रेशन। ये तो पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था, बट अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड कर रहा हूं, बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। एक कंडीशन है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में काम कर रहा है, किसका? अगर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में किसका काम कर ले दोस्तों? जेरेंड का काम कर ले, करता है, आप जानते हैं। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोगों ने सीखा था क्या, जेरेंड आएगा, आईएनजी एक्सप्रेशन, है ना। तो फिर उससे पहले हमें क्या यूज करना होगा? पॉजेसिव केस का यूज करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। एक बार लिखो फिर बताता हूं क्यों नहीं आ सकता। ये वाली कंडीशन बच्चे इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक आईएनजी एक्सप्रेशन जेरेंड के तौर पर है, जेरेंड का मतलब यहां पर किससे है, ये नाउन, तो नाउन से पहले फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस नहीं बच्चे, कौन सा केस यूज करेंगे? पॉजेसिव केस। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, जैसे यहां पर यूजिंग, यूजिंग एक नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन कभी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन का तो काम ही क्या है, प्रोनाउन का क्या काम है दोस्तों? नाउन को हटाकर खुद उसके प्लेस पर आ जाना, नाउन के प्लेस पर खुद यूज हो जाना, यही काम किसका है? अरे बोल दो भाई, ये काम किसका है दोस्तों? प्रोनाउन का। नाउन के साथ यूज होने का काम नहीं है, नाउन को हटाकर आने का, तो इसीलिए नाउन के साथ इनको हम अवॉइड करते हैं। मी का हमें पॉजिटिव केस क्या यूज करना होगा? माय, तब जाकर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो माय टीचर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स टू मी यूजिंग, नहीं, माय यूजिंग द कैलकुलेटर इन द एग्जाम। लास्ट वाले क्लास में मैंने ऑलरेडी यहां पर माय को यूज करके दिया हुआ था, है ना, ऑलरेडी यहां पर माय का यूज करके आपको दिखाया हुआ था, है ना। वहां पर मैंने मी नहीं दिया था क्योंकि मैंने तब तक समझाया नहीं था, अब मैंने मी देकर यहां पर माय लिखा है। क्यों? रीजन जानते हैं, क्योंकि प्रोनाउन के साथ, सॉरी, नाउन के साथ प्रोनाउन यूज नहीं होता, एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। चलिए जी, एक और सेंटेंस मैं आपको ऐसा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। Owing to be a newcomer, I did not get a good house। चलिए भैया देखते एक बार। Owing to me be a newcomer, I did not get a good house। Owing to रीजन को दिखाता है, क्योंकि मैं नया था यहां पर, इसलिए मुझे एक अच्छा घर यहां पर नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं नया था किसी जगह पर। जैसे आप सपोज करें मैं आपको बेंगलोर भेज दूं, अब बेंगलोर में तो आप नए हैं, आप पहले वहां नहीं गए कभी, ना रुके, ना कोई जानता आपको,
तो न्यू कमर होने की वजह से कई बार हमें हो सकता है अच्छी सोसाइटी में घर ना मिले, ढंग का घर ना मिल पाए, है ना, या महंगा ले लें जबरदस्ती, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था। अब ध्यान से देखना, ओइंग टू आया, और ओइंग टू को मैंने बताया था, ओइंग टू के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं भाई, ओइंग टू के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो मैंने यहां पर भी लिखकर बताया है, ओइंग टू, है ना, ओइंग टू के बाद आईएनजी एक्सप्रेशन आता है जिसको कि हम लोग जेरेंट बोलते हैं, और जेरेंट ही आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नाउन, है ना। तो ओइंग टू के बाद नाउन ही आता है, जेरेंट ही आता है, ठीक है। तो ओइंग टू के बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो बी नहीं, इसके प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, बींग करना होगा, आईएनजी फॉर्म जेरेंट में ले जाएंगे। मेरा नए होने के कारण नाम नहीं आ गया ना, यहां पर देखो मेरे टीचर हमेशा ऑब्जेक्ट करती है मेरे कैलकुलेटर को यूज करने पर, वो नाने नहीं जेरेंट बना दिया, और जब ये जेरेंट बन गया आईएनजी वाला एक्सप्रेशन, तो दोस्तों उसके साथ हम लोग मी का यूज नहीं, क्या यूज करेंगे, माय। तो ओइंग टू माय बीइंग अ न्यू कमर, हालांकि पढ़ने में आपको शायद हो सकता है थोड़ा अटपटा सा जरूर लगे सेंटेंस, बट ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। तो माय बीइंग मेरे बच्चों यहां पर करना होगा, रीजन समझ में आया ना, रटना नहीं है हमें, हमें इसके रीजन को समझना है। जब आप रीजन को समझ लोगे ना, तो फिर किसी तरह का भी सेंटेंस आ जाए कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होने वाली। हाँ, रट लोगे तो दिक्कत हमेशा आएगी। I was surprised when I was informed of me when the I was surprised, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, हैरान हो गया, when I was informed of me win the contest, जब मेरे को मेरे कॉन्टेस्ट जीतने के बारे में बताया गया तो मैं बहुत हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है, कि मैंने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। I don't like him going out at, चलिए देखेंगे फटाफट से। I saw him running चलिए भैया, ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ की वजह से यहां पर विन नहीं, विनिंग होना चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद तो जेरेंट फॉर्म आती है, ठीक है। दूसरी बात, विनिंग आ गया, जेरेंट आ गया, तो फिर माय विनिंग ऐसा हमें करना होगा, ठीक है। तो क्या बन गया, आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ माय विनिंग द कॉन्टेस्ट, मेरे जीतने के बारे में बताया गया, ठीक है। आई डोंट लाइक हिम गोइंग आउट एट नाइट, मुझे वो पसंद नहीं है बाहर जाना, नहीं, मुझे उसका रात में बाहर जाना पसंद नहीं है ना, जाना पसंद नहीं है, तो ये अपने आप में क्या है कि नाउन है। जब गोइंग एक नाउन है तो भैया नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, पॉसेसिव केस आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हिज। आई डोंट लाइक हिज गोइंग आउट एट नाइट, मुझे उसका रात में बाहर जाना पसंद नहीं है, जाना, याद है ना, ना ने नी। आई सॉ हिम रनिंग आफ्टर अ बस, अब देखो रनिंग जो है यहां पर ये नाउन नहीं है दोस्तों, अगर नाउन नहीं है तो ये सेंटेंस करेक्ट है, यहां पर सिंगिंग नाउन नहीं है तो ये करेक्ट है। अब ये कैसे पता लगा नाउन नहीं है, देखो एक सिंपल तरीका, मैंने उसको बस के पीछे भागते हुए देखा, जब ताते ती वाला काम करने लगे तो ये नाउन नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही यहां पर मैंने उसको गाते हुए देखा, गाते हुए ताते ती, तो फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये नाउन नहीं है, यहां पर ये नाउन नहीं है दोनों केसेस में, अगर नाउन नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाउन होता तो पॉसेसिव केस में कर देते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा राहुल इज गोइंग टू, राहुल इज गोइंग टू होम, जल्दी से देखेंगे, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट केस है, फटाफट से देखें। जल्दी से देखेंगे, राहुल इज गोइंग टू होम, राहुल इज गोइंग टू होम, क्या इसमें कोई गलती दिक्कत परेशानी लग रही है, जल्दी से बताएं फटाफट से। यहां पर होम से पहले टू का यूज नहीं करेंगे, राहुल इज गोइंग होम, अभी सिर्फ गो का केस नहीं है, गो, कम, गेट, रीच, ब्रिंग, अराइव, अप्रोच, ठीक है। गो, कम, गेट, रीच, ब्रिंग, अराइव, अप्रोच, ये कुछ वर्ब्स है बच्चे, अगर ये वर्ब्स सेंटेंस में आती है और उसके बाद होम शब्द आता है तो नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड,
नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड इफ इन केस ऑफ होम। होम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो फिर कोई भी कंडीशन यहां पर प्रेपोजिशन की नहीं आनी चाहिए। सिर्फ हम क्या बोलेंगे, राहुल इज गोइंग होम। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो होम है ना, इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है बच्चे? एडवर्ब का। किसका काम कर रहा है दोस्तों? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो और एडवर्ब से पहले अगर ये एडवर्ब है और उससे पहले टू लगा देंगे तो हमारी वो कंडीशन खराब नहीं हो जाएगी क्या? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहां तो नाउन नहीं है, एडवर्ब है। हालांकि होम नाउन भी होता है, बट इस सेंटेंस में क्योंकि वेयर का रिप्लाई दे रहा है इसीलिए एडवर्ब हो गया। याद है ना, वेयर के रिप्लाई एडवर्ब हुआ करते हैं। राहुल इज गोइंग वेयर? होम। ठीक है, तो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले टू का यूज नहीं करते। दिस इज द रीजन, लॉजिक। ठीक है जी, समझ पाए? जैसे अमन is arriving at home in 5 minutes. Aman is arriving at home in 5 minutes. How many books has he brought to home? How many books has he brought to home? चलिए, अमन इज अराइविंग एट होम गलत है। हाउ मेनी बुक्स हैज ही ब्रॉट टू होम गलत है। तो अगर इस तरह की वर्ब्स यहां पर यूज की गई हैं तो इन वर्ब्स और होम के इन बिटवीन कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाएगी। अब एक कंडीशन समझते हैं, और अगर ऐसा करके ना देकर हमें ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता तो राहुल इज गोइंग टू माई होम। अगर ये सेंटेंस ऐसा दिया जाता भैया तो यहां पर ये टू पूरी तरह से सही है, क्योंकि अब होम नाउन हो गया और ये उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव हो गया। तो जब नाउन हो गया तो टू आ सकता है। कहने का मतलब है अगर उस होम शब्द से पहले कोई पॉजिटिव केस डाल दिया जाए तो बात बन सकती है। अगर हम ऐसे लिख दे तो अमन इज अराइविंग एट योर होम इन 5 minutes, या फिर हाउ मैनी बुक्स हैज ही ब्रॉट टू माई होम। अगर ऐसा कर दिया जाए तो दोस्तों अब आप देख रहे हो अराइविंग आ गया और उस होम से पहले योर आ गया तो एट ठीक है। ऐसे ही ब्रॉट आ गया और होम से पहले माई आ गया तो टू ठीक है। अगर नाउन है, होम शब्द नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह तब काम करेगा जब किसी वर्ब के पहले, वर्ब के बाद अगर ये यूज हो रहा है और उससे पहले कोई पॉजिटिव केस आ गया, क्योंकि पॉजिटिव केस हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है ना, तब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज तो हम लोग यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। अवर टीचर ऑलवेज emphasizes on the need of English in life. चलिए भाई देखेंगे इसको, देखें भाई, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हालांकि देखो, चलो पहले एक बार देखते हैं। तो यहां पर हमें कहा जाएगा कि ऑन का यूज नहीं करेंगे। अवर टीचर ऑलवेज एम्फसाइजेज द नीड ऑफ इंग्लिश इन लाइफ। हालांकि एम्फसाइजेज में कभी कभी जेड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा बेटर जेड ही माना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में SATION भी कर सकते हो, ZATION भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई खास पंगा नहीं है, बट हम यहां पर दूसरे कंसेप्ट की बात करें। अवर टीचर ऑलवेज एम्फसाइजेज द नीड ऑफ इंग्लिश, ऑन यहां पर नहीं आएगा। ऐसी कुछ वर्ब्स हैं भैया और लिख लेंगे, एंटर, engulf, resemble, discuss, comprise, await, tell, demand, stress, control, order, attack, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब ये कुछ वर्ब्स हैं।
अगर हम बात करें इन सभी प्रेपोजिशन की, नो preposition can be used with these verbs. इन verbs के साथ कोई भी preposition का यूज हम लोग नहीं कर सकते। इन verbs के साथ किसी तरह की भी preposition का यूज मेरे भाई हम लोग नहीं कर सकते। अगर किया गया गलत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव है, उनको अपने बाद preposition की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूं तो our teacher always puts emphasis on the need of English in life. इसको देखिए एक बार, यहां पर अब यहां एम्फोसिस का यूज किया गया है ना, एम्फोसिस का यूज किया गया है, तो ऑन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पर ये वर्ब नहीं है दोस्तों, यहां पर ये एक नाउन है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे पता लगेगा? देखो वैसे तो इस वर्ड में सिंपल है, एम्फोसाइज, एम्फोसिस, दोनों का बेसिक मीनिंग तो सेम है, बट ये एक सेंटेंस में वर्ब का काम करती है और ये एक नाउन का काम करता है। और हमने कहा है अगर ये वर्ब्स हैं तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, क्योंकि इनमें से कुछ वर्ब है ना, नाउन और वर्ब दोनों तरह से काम करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिमांड की, स्ट्रेस की, कंट्रोल की, ऑर्डर की, अटैक की, ये सभी शब्द वर्ब भी हैं और सेम नाउन भी हैं। हालांकि कुछ का अलग है, जैसे एंटर से एंट्रेंस बन गया, एंट्री बन गया, ठीक है? रिजेंबल से रिजेंबलेंस बन गया, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्शन बन गया, तो इनके नाउन अलग हैं। ये वर्ब है, इनके नाउन अलग बन रहे हैं। डिस्कस से डिस्कशन बन गया, कंप्राइज खैर वो भी है, अवेट वो भी है, टेल जो है वो वर्ब है, डिमांड नाउन और वर्ब दोनों है, स्ट्रेस कंट्रोल नाउन वर्ब दोनों है, ऑर्डर अटैक नाउन और वर्ब दोनों है, इन्वेस्टिगेट सिर्फ वर्ब है, इससे नाउन बनेगा तो इन्वेस्टिगेशन बनेगा। तो हमें इनका डिफरेंस समझना होगा, कब कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, ठीक है? चलिए जी, कुछ सेंटेंसेस से मैं आपको समझाने की कोशिश और करता हूं, आसानी से चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा, आई गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है? मैं कह रहा हूं आई ordered for a cup of tea. Rohit is discussing about the problem in detail. The students are awaiting for the result. Monica resembles to या फिर with her mother in facial expressions. The police is investigating into the case. The poet described about the beauty of this place. They attacked on them by a stick. Our teacher does not have control over the students. चलिए भैया, इनसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फटाफट से देख लेते हैं जी। सर वोकैब की क्लास कब से होंगी? अरे भाई वोकैब की क्लास के लिए मैं बता चुका हूं आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है ना? मेरा ही बैच है फ्री वोकैबुलरी का, वहां से आप वोकैब को कंप्लीट करेंगे मनीष।
कई बार मैं क्लास में बता चुका हूं, आप या तो लगातार क्लास देखते नहीं हो रेगुलरली और अननेसेसरी कमेंट्स करते हो बच्चे। तो आई गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। अब यहां पर देखो गेव आगे क्या, एक वर्ब हो गई। अगर ये वर्ब है तो ये ऑर्डर अपने आप में नाउन हो जाएगा। दूसरा तरीका नाउन पहचानने का, ए एन जो यूज होते हैं ना, ए एन द आर्टिकल जो यूज होते हैं हमेशा नाउन से पहले होते हैं या इनके बाद नाउन ही होता है। तो ये नाउन है, अगर नाउन है तो उसके बाद फॉर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कहा था अगर वर्ब है तो नहीं आएगा। अब ऑर्डर्ड यहां पर सीधा वर्ब है, अगर ऑर्डर्ड वर्ब है तो फॉर नहीं आएगा। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ऊपर ऑर्डर एक नाउन था तो फॉर लिख सकते हैं, ठीक है। रोहित इज डिस्कसिंग, डिस्कसिंग इज व्हाट, वर्ब है। अगर वर्ब है तो अबाउट भले ही पढ़ने में अच्छा लग रहा है बट गलत है। रोहित इज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल। द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग, अवेटिंग यहां पर क्या है, वर्ब है। अवेटिंग का मतलब ही होता है वेट फॉर, इसमें फॉर खुद ही है, जब इसमें फॉर खुद ही है तो फॉर को हटा दो, अलग से नहीं आएगा। मोनिका रिजेंबल्स, रिजेंबल्स यहां पर एक वर्ब का काम कर रहा है अभी। अगर ये वर्ब है तो ना तो इसके साथ टू आएगा ना ही इसके साथ विद आएगा। पेपर में आपको एग्जाम में टू और विद ज्यादातर दिए जाते हैं, है ना। तो मोनिका रिजेंबल्स हर मदर इन फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे से वो अपनी मां जैसी दिखती है। रिजेंबल का मतलब दिखना एक जैसा। द पुलिस इज, पहली बात तो पुलिस भैया प्लूरल होता है तो इसके लिए आर लगाओ। इन्वेस्टिगेटिंग अपने आप में एक वर्ब है, अगर वर्ब है तो इनटू का यूज नहीं आएगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पोएट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब हियर इज अ वर्ब, अबाउट नहीं आएगा, पढ़ने में चाहे कैसा भी लग रहा हो। दे अटैक्ड, अटैक्ड अगेन एक वर्ब है, अगर वर्ब है तो ऑन का कोई सेंस नहीं। दे अटैक्ड देम बाय अ स्टिक, दूसरी बात बाय अ स्टिक नहीं, क्योंकि ये टूल है और टूल वाले केसेस में हम लोगों ने सीखा था प्रीपोजिशन में ही कि विद आया करता है। अगला देखते हैं, अब टीचर डज नॉट हैव। अब देखो डज क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है यहां पर, मेन वर्ब। तो हमने कहा डज नॉट हैव, ये तो पूरा का पूरा वर्ब का पार्ट हो गया, जी हाँ, है ना, जो वर्ब का पार्ट हो गया। तो यहां पर ये जो कंट्रोल लिखा गया है ना, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, और अगर नाउन है तो ये ओवर आ सकता है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब टीचर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। ऑर्डर्स भी तो हो सकता है ना भाई, ऑर्डर्स कहां होगा, ऑर्डर कहां है ऑर्डर, हाँ ऑर्डर्स भी एक नाउन होता है, जब सरकारी जब कोर्ट से आदेश होते हैं उनको भी ऑर्डर्स बोला जाता है, वो लगे। अब टीचर कैन नॉट यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कंट्रोल फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब को अपने बाद मेन वर्ब चाहिए होती है, तो कंट्रोल यहां पर मेन वर्ब है, वर्ब है। अगर वर्ब है तो दोस्तों ओवर का यूज यहां पर नहीं किया जाएगा, ओवर का यूज दोस्तों यहां पर नहीं किया जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ऑर्डर्स एक डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्ट के आदेशों की बात होती है, ठीक है। ठीक है जी, समझ पाए। अब एक ही चीज आपकी बचती है, वो क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। और फिक्स प्रेपोजिशन मेरे बच्चे इसकी एक पीडीएफ है, आपको अपलोड करा दी जाएगी, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन में आपको चीजें याद ही करनी होंगी, है ना। पीडीएफ विल बी अपलोडेड, पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो सारा का सारा आप क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और इनको अच्छे से याद करना है। कल की क्लास हम लोग प्रैक्टिस क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारा प्रेपोजिशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो चलिए भैया, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगी हमारी फ्राइडे को, और तब हम लोग इसकी प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।